नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस ऑनलाइन वीडियो क्लासेज। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हम कुछ टेक्सोनोमिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने विभिन्न टेक्सोनोमिक टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया था, जैसे एस्टिवेशन है, बीजांड न्यास है, इसके साथ ही दलों तथा बाह्य दलों का विन्यास और जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी थी जो पुष्प से रिलेटेड थी या जो फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड थी, उसको डिस्कस किया था। साथ ही हमने पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र जो बनाने के जो संकेत थे उनको भी डिस्कस किया था। तो उनको डिस्कस करने के पश्चात हमारी जो नेक्स्ट टारगेटिंग टॉपिक है, उनको डिस्कस करने का क्या मोटिव था हमारा, कि हमें विभिन्न जो प्लांट फैमिलीज हैं उनके पुष्प सूत्र और पुष्प चित्रों को बनाना है। अब वो किस प्रकार बनाएंगे, उन सूत्रों का यूज करते हुए आज ये हम समझेंगे। तो आज हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं ब्रेसिकेसी फैमिली या कुर्सीफेरी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है? कुर्सीफेरी फैमिली या कुर्सीफेरी कुल, जिसके अंदर सरसों है, मोड़ी है, रेफेनस सटाइवा, इसी के साथ चेरियंतस चेरी है, चांदनी जिसे आइवेरिस हमारा कहा जाता है या कैंडीटप्ट। इसी के साथ कुछ अन्य और प्लांट्स हैं जो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर आते हैं, जैसे तारामीरा है, ब्रेसिका रापा है, ब्रेसिका ओलेरेसिया है, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा जैसे कुछ पादप इसके अंदर आते हैं। तो अगर इस फैमिली के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, इस फैमिली का जो डिवीज़न है वो डिवीज़न कौन सा होगा? तो इसका जो डिवीज़न रहेगा वह रहेगा एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम सीड प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो डिवीज़न कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म। इसके बाद अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास रहेगी इसकी डाइकोटिलेडोनी। कौन सी क्लास रहेगी? डाइकोटिलेडोनी, क्योंकि एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं जिनमें फ्रूट्स बनते हैं या फ्लावर्स बनते हैं। अब उन फ्लोरिंग प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो मोनोकोट्स प्लांट जिनके भ्रूण में केवल एक बीज पत्र हो, एक डाइकोट्स प्लांट जिनके भ्रूण में दो बीज पत्र होते हैं। तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली है ये डाइकोट्स के अंदर आती है, इसी कारण इसकी जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? डाइकोटिलेडोनी। इसके बाद अगर इसके सब क्लास की बात की जाए तो सब क्लास कौन सी रहेगी? तो इसकी सब क्लास रहेगी पॉलीपेटेली। कौन सी? पॉलीपेटेली। और पॉलीपेटेली का मतलब क्या होता है? पृथक दली, क्योंकि इसके जो दल और बाह्य दल होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। इसी कारण इसको कौन सी क्लास में रखा गया है? पॉलीपेटेली क्लास में रखा गया है। इसके बाद इसकी सीरीज या श्रेणी की बात की जाए तो सब क्लास को सीरीज में बांटा जाता है। तो सीरीज कौन सी होगी इसकी? तो सीरीज है इसकी थैलेमी फ्लोरी। कौन सी सीरीज में रखा गया है? इन्हें थैलेमी फ्लोरी में रखा गया है। इसके बाद इसके ऑर्डर या गण की बात की जाए तो गण कौन सा है? तो गण है इसका पेराइटेल्स। और इसकी जो फैमिली है, फैमिली तो कौन सी है? ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरी है। और इसके जो जीनस है, जीनस मतलब इसके जो डिफरेंट जो प्लांट हैं वह विभिन्न हैं। जैसे मैंने चेरियंतस चेरी बताया आपको, ब्रेसिका बताया, ब्रेसिका में भी ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका में भी विभिन्न, एक तो ब्रेसिका नाइग्रा है, एक ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है जिसे पीली सरसों कहा जाता है, एक ब्रेसिका एल्बा है जिसे सफ़ेद सरसों या सफ़ेद राई कहा जाता है। इसी प्रकार रेफेनस सटाइवा है, ब्रेसिका रापा सलजम है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा पत्ता गोभी है, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस फूल गोभी है। तो ये जितने भी जो मेंबर हैं ये सब ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इस फैमिली में हम केवल एक प्लांट को लेकर इस फैमिली की स्टडी करेंगे। वह जो हमारा जो प्लांट होगा वह होगा सरसों या ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। तो कौन सा प्लांट होगा? ब्रेसिका
कैम्पेस्ट्रिस। तो इस फैमिली में इस प्लांट को हम आधार मानकर इस फैमिली के कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर समझेंगे। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का अध्ययन करने से पहले हम इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। किसको? डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इस फैमिली के प्लांट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर कितनी संख्या में या पृथ्वी पर कितनी संख्या में प्रेजेंट हैं, तो इसकी बात की जाती है। तो इस फैमिली में लगभग कितने जीनस हैं? 350 जीनस हैं। और लगभग हमें 350 जीनस की कितनी स्पीसीज हैं? 300 मतलब कितनी स्पीसीज है? 3200 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। और इस फैमिली में हमें लगभग आर्थिक महत्व के पादप ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस फैमिली में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट को ही रखा गया है। जैसे अगर ऑयल यील्डिंग प्लांट की बात करें, मतलब तेल उत्पादक पादपों की बात करें, तो सरसों से ही क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। साथ ही जो सरसों होती है वो अचार वचार में इनमें भी काम आती है। तो जो ऑयल यील्डिंग प्लांट है, जैसे ब्रेसिका एल्बा है, ब्रेसिका नाइग्रा है, तो इनका ऑयल यील्डिंग के रूप में किया जाता है। ऐसे ही अगर हम और प्लांट की बात करें तो और प्लांट का भी यहाँ पर कुछ न कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़रूर है। जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, तो इनकी सब्जी बनाई जाती है, तो ये भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की है। इसी प्रकार तारामीरा या एरुका जो सटाइवा, जिसे तारामीरा कहा जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ डाईयूरेटिक कंपाउंड होते हैं जिनका उपयोग, मतलब कुछ तेलीय पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग घावों के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार जो चेरियंथस चेरी है, इनसे भी चेरेनिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है, जो कि ऐठन रोधी होता है। तो इसमें केवल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पादपों को ही रखा गया है और केवल कुछ ही सजावटी पादप है। जैसे मैंने अभी चांदनी की या कैंडी टप्ट की बात की थी, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वह है आइबेरिस अमारा। तो आइबेरिस अमारा यहाँ पर एक सजावटी या ऑर्नामेंटल प्लांट है। अब हम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की बात करते हैं, तो पहले हम इसके देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर? वेजिटेटिव कैरेक्टर या कायिक लक्षण। अगर कायिक लक्षण की बात की जाए तो कायिक लक्षण कौन से होते हैं? तो पादप के जितने भी जो पादप को बाहर से देखने पर जितने भी जो भाग होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, उन्हें क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। मतलब प्लांट बॉडी का जो भाग होता है, जैसे उसका स्टेम है, उसका तना है, उसकी कलिकाएं हैं, उसकी जड़ें हैं, तो इन भागों को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव भाग कहा जाता है। अब इन वेजिटेटिव भाग के कौन कौन से कैरेक्टर है या पादप को हम देखें तो कौन कौन से कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं, इन्हें ही हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर इस फैमिली के हैबिट की बात करें, हैबिट मतलब इसकी प्रकृति, तो प्रकृति में कैसा है सरसों का पादप? तो आपको देखने को मिलेगा ये साकीय प्रकृति का पादप है। किस प्रकार का पादप है? साकीय प्रकृति का, मतलब इसको हम क्रॉप के रूप में खेतों में बोया जाता है। साकीय प्रकृति का मतलब काफ़ी ग्रीन कलर का पादप है, इसी कारण इसे साकीय प्रकृति का पादप कहा जाता है। मतलब इसके जो अधिकतर पादप है वह हमें साकीय प्रकृति के ही देखने को मिलेंगे। कुछ ही पादप इसके स्वरूप रूप में और कुछ पादप इसके जलीय आवासों में पाए जाने वाले भी होते हैं। तो मैक्सिमम जो प्लांट देखने को मिलेंगे वह साकीय प्रकृति के, मतलब इनका जो तना होता है वह हरे रंग का हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर इसके स्टेम की बात की जाए तो स्टेम या तना किस प्रकार का होता है इन पादपों का? तो इनका जो तना होता है वो कैसा होता है? मैंने ये भी बताया, साकीय प्रकृति के पादप है। और ये कैसे होते हैं? एक वर्षीय होते हैं। एक वर्षीय क्योंकि फसल के रूप में इन्हें बोया जाता है, तो ये एक वर्षीय हमें देखने को मिलते हैं। अब इनका जो तना होता है, तना कैसा है? साकीय प्रकृति के हैं, तो तना कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा या हरा रंग का होगा। कैसा होगा? इरेक्ट होगा, मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। और कैसा हो सकता है? साकित प्रकृति का होता है। और तने की जो सतह होती है इस पर कुछ रोमिल संरचनाएं हमें दिखाई देती है, मतलब कुछ रोम लाइक संरचना दिखाई देती है। मतलब तना कैसा होता है? रोमिल प्रकृति का
होता है। इसके बाद अगर इसकी लीफ की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या होगा, लीफ। पहला तो हैबिट, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, शाकीय प्रकृति का है और एक वर्षीय है। इसके बाद अगर इसके स्टेम की बात की हमने, जो कि हरा रंग का है, इरेक्ट है, शाखित प्रकृति का है, क्योंकि सरसों का तना भी कैसा होता है, शाखित प्रकृति का या ब्रांच्ड होता है, और ये रोमिल प्रकृति का होता है। इसके बाद इसकी लीफ की बात की जाए तो लीफ भी क्या है, इसका वेजिटेटिव पार्ट है। तो लीफ में क्या होगा, तो लीफ कैसी होती है, इनकी सरल प्रकृति की होती है, क्योंकि आपको पता है लीफ दो प्रकार की होती है, एक तो सरल, एक संयुक्त। सरल में क्या होगी, केवल एक कंप्लीट पूरी लीफ होगी, जबकि जो संयुक्त होती है उसमें आपने पिच्छाकार संयुक्त पर्ण देखी होगी, उसमें पिच्छे के निकले हुए रहते हैं। मतलब जो उनका जो लेमिना वाला पोर्शन है वह कटता हुआ कहाँ तक आ जाता है, लीफ का जो मध्य सिरा है वहाँ तक आ जाता है, जिसके कारण वह लीफ हमें जो दिखाई देगी वह संयुक्त प्रकार की दिखाई देती हैं। परंतु यहाँ पर जो लीफ होती है वह कैसी होती है, सरल प्रकार की होती है। और कैसी होती है, अन अनुपर्णी होती हैं। अन अनुपर्णी का मतलब जो लीफ होती है इसके पिट्यूल पर कुछ पर्ण लाइक संरचनाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो उसको कहा जाता है अन अनुपर्णी लीफ। और ये कैसी होती है, रोमिल प्रकृति की होती है, मतलब लीफ की सतह पर भी कुछ उबार जैसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। अब जो लीफ होती है इसमें क्या होती है, एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। कौन सा सिरा विन्यास पाया जाएगा, एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास, मतलब रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाएगा, जो कि कैसा होगा, एक सिरीय होगा। अब यहाँ पर जालिकावत सिरा विन्यास क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो ब्रेसिकेसी फैमिली है ये डाइकोटिलेडोनी क्लास से बिलोंग करते हैं, और डाइकोट्स में कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। और जालिकावत सिरा विन्यास भी इनमें कौन सा है, एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास है। अब जो ये ब्रेसिका पादप है इसमें हमें दो प्रकार की पर्ण देखने को मिलेगी। कितने प्रकार की, दो प्रकार की पर्ण देखने को मिलेगी। जो इनके तने के आधारीय भाग में जो पर्ण होती हैं वह कैसी होती हैं, वृंतहीन होती हैं, और कैसी होती हैं, काफ़ी कटी फटी होती हैं, कटी फटी। तने के आधारीय भाग में जो पर्ण मिलेगी वह कैसी होगी, वृंतहीन और कटी फटी मिलेगी, जबकि तने के ऊपरी भाग में जो पर्ण मिलेगी वह कैसी होगी, कटी फटी नहीं होगी, और उसमें क्या पाया जाएगा, वृंत पाया जाएगा, मतलब पिटियोल पाया जाएगा, पिटियोल पाया जाएगा। और पर्ण कैसी होगी, मैंने अभी बताया था या आपको, सरल प्रकार की तथा वृंतयुक्त देखने को मिलती है तने के ऊपरी भाग में। इसके बाद इसकी अगर रूट की बात करें या जड़ों की बात करें तो कौन सा वाला पोर्शन है, जड़ या रूट। तो रूट किस प्रकार के देखने को मिलती है हमें इनमें, तो टेप रूट हमें देखने को मिलती है। टेप रूट का मतलब मूसला जड़ें, क्योंकि डाइकोट्स जो प्लांट्स होते हैं इनमें मूसला जड़ें पाई जाती है, और जो मोनोकोट जो प्लांट होते हैं इनमें कौन सी जड़ें पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ें हमें देखने को मिलती हैं। परंतु इस फैमिली के जो कुछ सदस्य हैं, जैसे ब्रेसिका रापा की हम बात करें, ब्रेसिका रापा मतलब सलजम। तो सलजम में क्या होता है, इन सलजम की जो जड़ें होती हैं ये भोजन का संग्रहण करके क्या हो जाती है, आकार में फूल जाती है या मोटी हो जाती है, और ये काफ़ी मांसल प्रकृति की हो जाती है। जैसे ही आपने मूली की जड़ें भी देखी होगी, तो मूली में भी क्या होता है, इनकी जड़ें भोजन का संग्रहण करके मोटी हो जाती हैं। तो कुछ पादपों में जड़ें आपको मांसल प्रकृति की दिखाई देगी, जो कि भोजन को संग्रहित करने का कार्य करती हैं। और अधिकांश पादपों में कौन सी जड़ें देखने को मिलेगी, हमें टेप रूट देखने को मिलेगी। तो ये थे इनके कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर। इसके बाद अगर इनके सेक्सुअल कैरेक्टर की बात की जाए तो सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या देखेंगे हम, एक तो इनका पुष्पक्रम देखेंगे कि पुष्पक्रम इनमें किस प्रकार का है। इसके बाद पुष्पक्रम के बाद पुष्पक्रम में क्या होते हैं, फ्लावर, तो फ्लावर देखेंगे, और फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, एक तो बाह्य दल होता है, इनके पुमंग होता है और जायांग होता है, और फिर इनके बाद जो अंडाशय होगा उससे क्या बनेगा, फल बनेगा, और
उस फल भी कौन से प्रकार का बनेगा ब्रेसिकेसी फैमिली में, इन सभी को हम लैंगिक करेक्टर या सेक्सुअल जो करेक्टर है उसके अंदर हम देखेंगे। तो पहले बात करते हैं हम पुष्पक्रम की। तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली है इनमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है हमें। तो ब्रेसिकेसी फैमिली में जो पुष्पक्रम होता है वो होता है असीमाक्षी, असीमाक्ष, कौन सा, असमाक्षी, असीमाक्ष, मतलब इनका जो पुष्पक्रम होता है वह कैसा होता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता ही जाता है और नए पुष्प बनते जाते हैं। सबसे नीचे जो होंगे वो कैसे होंगे, पुराने पुष्प होंगे और ऊपर की ओर नए पुष्प आते जाएंगे। इस कारण इनका पुष्पावली वृंत ऊपर की ओर वृद्धि करता जाता है। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम हमें देखने को मिलेगा। परंतु जो कैंडी टफ्ट या जो चांदनी होती है इसमें हमें कोरियोम्ब प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। कौन से प्रकार का देखने को मिलता है, कोरियोम्ब प्रकार का पुष्पक्रम। और ब्रेसिकेसी की जो कुछ जातियाँ होती हैं जैसे फूल गोभी है, ब्रेसिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस, तो उनमें हमें जो पुष्पक्रम देखने को मिलता है वो संयुक्त कोरियोम्ब प्रकार का देखने को मिलता है। कौन सा, संयुक्त कोरियम्ब या कंपाउंड कोरियम्ब। और ब्रेसिकेसी में जो फूल गोभी होती है इसका तो जो पुष्पक्रम होता है वही खाने योग्य भाग है, क्योंकि जो फूल गोभी है ये क्या है, पुष्पक्रम का ही रूपांतरण माना जाता है। तो हमें ज़्यादातर तो कौन सा देखने को मिलेगा, असीमाक्षी, असीमाक्ष, परंतु जो चांदनी है उसमें कोरियोम्ब प्रकार का और जो फूल गोभी है उसमें हमें संयुक्त कोरियोम्ब प्रकार का देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प की, किस वाले पोर्शन की, पुष्प की। तो इनमें जो पुष्प होगा वह कैसा होगा, कंप्लीट होगा, मतलब पूर्ण होगा। कैसा होगा, वृंत युक्त होगा, पुष्प पूर्ण वृंत युक्त। और कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब त्रिज्य सममित होगा। किसी भी व्यास से इनको काटो दो बराबर भागों में आप आसानी से बढ़ जाएगा। कैसा होगा, त्रिज्य सममित। और कैसा होता है, हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। हाइपोगाइनस का मतलब जयांगोपरिक, मतलब जयांग सबसे ऊपर की ओर होगा। जयांग का जो अंडाशय होता है वो सबसे ऊपर की ओर रहेगा और बाकी के जो अन्य पुष्पीय पत्र है जैसे दल है, बाह्य दल है, पुमंग है, वो उनके नीचे से निकलेंगे। तो पुष्प हाइपोगाइनस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो सहपत्र और जो सहपत्रिकाएँ हैं, सहपत्र और सहपत्रिकाएँ हैं वह क्या होती हैं, यहाँ पर एब्सेंट होती हैं, मतलब BR और EBR वह क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है। तो इनको हम यहाँ पर जब पुष्प डायग्राम बनाएंगे हम और जो पुष्प सूत्र लिखेंगे तो वहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसके कैलिक्स की बात की जाए तो कैलिक्स मतलब बाह्य दल। तो इसमें क्या होते हैं कि जो संख्या होती है या जो बाह्य दल होते हैं वह कितने होते हैं, इनमें 4 बाह्य दल उपस्थित होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, पृथक होते हैं। और किस प्रकार विन्यासित होते हैं, कोर छादी रूप में विन्यासित होते हैं। कोर छादी मतलब इम्ब्रिकेट, मतलब 2 अंदर होंगे 2 बाहर होंगे, मतलब जो बाह्य दल होते हैं वह 2 चक्रों में उपस्थित होते हैं। अग्र तो जो पश्च बाह्य दल होता है वह बाहर की ओर होता है तथा ऊपर नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं, जबकि जो आंतरिक बाह्य दल होते हैं वो साइडों में व्यवस्थित होते हैं तथा थोड़े अंदर की ओर व्यवस्थित होते हैं। जैसे अगर इसको हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में किस प्रकार दिखाई देते हैं, यहाँ पर देखना आप, जो बाह्य दल हैं ये ऊपर और नीचे का जो बाह्य दल है ये तो बाहर की ओर है और जो पार्श्वीय बाह्य दल होते हैं ये अंदर की ओर व्यवस्थित है। तो कोर छादी क्रम में यह व्यवस्थित होते हैं तथा ये 2 चक्रों में है। एक तो ये बाह्य चक्र है इनका और ये वाला आंतरिक चक्र में दिखाई देता है। पुष्प कैसा है, इसका त्रिज्या सममित है, इसी कारण इसमें प्लस का चिन्ह का यूज किया जाता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि ये कैसा पादप है, शाकीय पादप है, जो कि कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है। आधारीय भाग में जो पर्ण पाई जाती है वह कैसी होती है, कटी फटी होती है और इनमें पर्णवृंत में नहीं होता। जबकि ऊपरी भाग की जो पर्ण है तने में वह कैसी होती है, व्रंत युक्त तथा सरल प्रकार की होती है। और इसमें असीमाक्ष असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा होगा। इसके पश्चात इनमें जो मूल रूट्स है वह कैसी है, टेप रूट प्रकार की है या मूसला मूल है। तो
क्योंकि ये डाइकोट्स प्लांट है तो टेप रूट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद इसके कोरोला की बात की जाए, किसकी? कोरोला। कोरोला मतलब दल। तो इसमें कितने दल होते हैं? तो दलों की संख्या भी इनमें 4 होती हैं, जो भी कैसे होते हैं? पृथक होते हैं। और ये किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं कोर स्पर्शी रूप में व्यवस्थित होते हैं। परंतु जो ये दल है कोर स्पर्शी रूप से तो व्यवस्थित है, परंतु कैसे हैं? क्रॉस रूप में यह व्यवस्थित होते हैं। किस रूप में? क्रॉस रूप में, मतलब एक दूसरे को ये क्रॉस करते हुए व्यवस्थित होते हैं। इन दलों में एक तो लिम्ब और एक क्लो उपस्थित होता है। क्या होता है? लिम्ब व क्लो। अब लिम्ब किसे कहते हैं? दल का जो फैला हुआ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? लिम्ब कहा जाता है। तथा जो पीछे वाला जो भाग होता है, जैसे ये कोई दल है तो इसका जो ये वाला पोर्शन है तो इसे तो क्या कहा जाता है? क्लो। और ये इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? लिम्ब कहा जाता है, जो कि फैला हुआ होता है। जबकि जो पिछला जो पोर्शन होता है जिसकी सहायता से कहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है? पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, वो वाला भाग क्लो कहलाता है। इसके बाद हमने देखा है दल कैसे हैं? क्रॉस रूप में व्यवस्थित है, मतलब जो प्रत्येक दल है ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर ये व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बाह्य दल की बात कर ली, दल की बात कर ली। इसके बाद कौन सा पोर्शन है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब पुमंग। अब जो इनमें पुमंग होता है इसमें कितने पुंकेसर होते हैं? तो इनमें 6 पुंकेसर हमें देखने को मिलते हैं। और जो 6 पुंकेसर होते हैं ये कैसे होते हैं? पृथक पृथक 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होंगे? पृथक व 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। जो ये पुंकेसर होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं, क्योंकि इनके जो परागकोश होते हैं वृत्तिका की तरफ मुड़े हुए होते हैं। साथ ही इनके परागकोश कैसे हैं? द्विपालित हैं, द्विकोष्ठकीय हैं। और जो पुंकेसर है वह कैसे हैं? चतुर्दीर्घीय प्रकार के हैं। चतुर्दीर्घीय प्रकार के मतलब 4 पुंकेसर बड़े हैं, 2 पुंकेसर छोटे हैं। मतलब आंतरिक चक्र के जो 4 पुंकेसर होते हैं वह साइज में बड़े होते हैं, जबकि बाह्य चक्र के जो 2 पुंकेसर होते हैं वह छोटे होते हैं। क्योंकि पुंकेसर किस प्रकार व्यवस्थित है? 2 + 4 के रूप में। जो बाह्य 2 है वह तो आकार में छोटे होंगे और 4 कैसे होंगे? लंबे होंगे। इसी कारण इसमें क्या कहा गया है? चतुर्दीर्घीय व्यवस्था इनमें पाई जाती है। और पुंकेसर कैसे होते हैं? आधार लग्न होते हैं, मतलब पुंकेसरों के जो पुतंतु होते हैं वह परागकोश के आधारीय भाग में जुड़े हुए होते हैं। और जो पुंकेसर होते हैं इनमें जो आंतरिक चक्र के जो पुंकेसर हैं जो ये पुंकेसर है इनमें बाह्य चक्र के जो पुंकेसर हैं वह तो दलों के एकांतर क्रम में, जबकि जो आंतरिक चक्र के जो 4 पुंकेसर हैं वह किस प्रकार पाए जाते हैं? दलों के सम्मुख व्यवस्थित होते हैं। तो ये की हमने एंड्रोसियम की बात, जिसमें 6 पुंकेसर हमें देखने को मिलेंगे। 6 ही पृथक पृथक होते हैं, 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। 2 बाहरी चक्र में, 4 आंतरिक चक्र में होते हैं। जो बाह्य चक्र के जो 2 पुंकेसर हैं इनके पुतंतु कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और आंतरिक चक्र के जो 4 पुंकेसर हैं इनके पुतंतु बड़े होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें चतुर्दीर्घीय व्यवस्था पाई जाती है। बाह्य चक्र के जो पुंकेसर होंगे वह दलों के एकांतर क्रम में होंगे, जबकि आंतरिक चक्र के जो पुंकेसर होंगे वह कैसे होंगे? दलों के सम्मुख व्यवस्थित होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गाइनोसियम वाले पोर्शन की। अगर गाइनोसियम में देखें तो गाइनोसियम में जो इनका जो अंडाशय होता है वह कैसा होता है? द्विअंडपी प्रकार का हमें देखने को मिलता है। मतलब अंडाशय में 2 अंडक उपस्थित होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। मतलब अंडाशय द्विअंडपी सिम कार्पस और तथा अंडाशय में जो बीजांडन्यास पाया जाता है वह कौन सा होता है? भित्तीय बीजांडन्यास होता है। मतलब जो बीजांड होते हैं वह अंडाशय की भित्तियों पर जो फुला हुआ पोर्शन होता है जिसे बीजांड का आधारीय भाग कहा जाता है, वह उस पर वहाँ पर वह लगे हुए, मतलब बीजांड आसन पर लगे हुए होते हैं उसके भित्तीय वाले, अंडाशय के भित्तीय वाले भाग में। इस प्रकार जो यहाँ पर जो अंडाशय
होता है वो कैसा होता है, सुपीरियर होता है, क्योंकि हमने फ्लावर्स की अभी अभी बात की थी। फ्लावर्स कैसे हैं, हाइपोगाइनस प्रकार के हैं। तो अंडाशय कैसा होगा, अंडाशय सुपीरियर होगा। कैसा होगा, अंडाशय सुपीरियर होगा। प्रारंभ में तो कैसा होता है, अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है, परंतु बाद में क्या होता है, इनमें आभासी पट्ट या रेपलम का निर्माण हो जाता है, आभासी पट्ट या कूट पट्ट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण अंडाशय में द्विकोष्ठकीय नजर आता है। जैसे आपने सरसों की फली देखी होगी, सरसों की फली में भी जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है, प्रारंभ में तो एक कोष्ठकीय होता है, परंतु उनमें बाद में क्या होता है, बीच में एक पतली सी एक पारदर्शी परत का निर्माण हो जाता है, जिसे आभासी पट्ट या रेपलम कहा जाता है। तो इसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, द्विकोष्ठकीय हो जाता है। और इनकी जो वृत्तिकाग्र है वो कैसी होती है, द्विशाखित प्रकृति की होती हैं। इसके बाद इनमें जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स की अगर हम बात की जाए तो फ्रूट्सों का नाम है इनमें सिलिकुआ। कैसा फ्रूट्स देखने को मिलता है इनमें, सिलिकुआ फ्रूट्स प्रकार का हमें फ्रूट्स देखने को मिलता है, जो कि कैसा होता है, एक कोष्ठकीय होता है, द्वि या बहुअंडपीय अंडाशय से मिलकर बना हुआ होता है। और कैसा होता है यह, मतलब इन फलों की जो भित्ति होती हैं वह गलने पर ही इनके बीज बाहर आ पाते हैं, वरना इनके बीज नहीं होंगे। मतलब ये कैसे फल हैं, अस्पर्शनशील प्रकार के फल हैं। इसके बाद इनके फ्लोरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मतलब पुष्पीय सूत्र हम कैसे लिखेंगे, तो पुष्पीय सूत्र को हमें लिखना होगा इनके लैंगिक जो कैरेक्टर है उनकी सहायता से, और थोड़े बहुत वेजिटेटिव कैरेक्टर की सहायता से। तो हमने अभी देखा इनके पुष्पों में सहपत्र तथा सहपत्रिकाएं एब्सेंट होती हैं। तो सहपत्रिकाएं एब्सेंट हैं तो EBRL लिखेंगे, सहपत्र एब्सेंट है तो क्या लिखेंगे, EBR। तो पहले सहपत्र एब्सेंट है, फिर इसमें क्या है, सहपत्रिका एब्सेंट है। पुष्प किस प्रकार का है इनमें, तो पुष्प है त्रिज्या सममित, तो इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है या एकलिंगी है, तो पुष्प द्विलिंगी है, तो इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखा जाता है, इसके जो कैलिक्स हैं वह 4 व्यवस्थित है, परंतु 2 चक्रों में, तो 2+2 लगाएंगे, 2 तो बाह्य चक्र में, 2 आंतरिक चक्र में व्यवस्थित है। इसके बाद जो दल है उनकी संख्या भी कितनी है, 4 है, परंतु ये जो चारों ही दल है वह 90 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित है, मतलब क्रॉस रूप में व्यवस्थित है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके बाद इनमें एंड्रोसियम के अंदर पुंकेसरों की बात की जाए तो पुंकेसर की संख्या कितनी है, 6 पुंकेसर हैं, जो कि 2 चक्रों में व्यवस्थित हैं। बाह्य चक्र में 2 छोटे पुंकेसर हैं और आंतरिक चक्र में 4 बड़े पुंकेसर हैं। इसके बाद इनमें गाइनोसियम की बात की जाए तो गाइनोसियम का जो अंडाशय होता है वह कैसा है, द्विअंडपी है, परंतु कैसा है, संयुक्तांडपी है। तो संयुक्तांडपी है तो कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इनका पुष्प सूत्र लिखा जाता है। अगर इनके पुष्प चित्र की बात की जाए तो पुष्प चित्र किस प्रकार बनाएंगे, पुष्प आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कैसा है, त्रिज्या सममित है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। सहपत्रिकाएं और सहपत्र यहाँ पर एब्सेंट है, तो सहपत्रिका और सहपत्र यहाँ पर हम बनाएंगे ही नहीं। सहपत्र तो यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे बनाए जाते हैं, सहपत्रिका यहाँ पर साइड में जो पार्श्वीय भाग है यहाँ पर बनाया जाता है। इसके बाद त्रिज्या सममित है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। इसके बाद पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है, तो यहाँ पर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों ही पोर्शन हम यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद क्या लिखा था हमने, बाह्य दल। अब बाह्य दलों की संख्या कितनी है, 4 हैं, तो 2 तो ऊपर नीचे की ओर उपस्थित हैं और 2 पार्श्वीय भाग में उपस्थित हैं। मतलब ऊपर और नीचे के जो बाह्य दल होते हैं वो बाहर की ओर व्यवस्थित होते हैं और जो पार्श्वीय हैं वो अंदर की ओर व्यवस्थित है। तो 2 चक्रों में इनको यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। और जो ये बाह्य दल है ये किस रूप में व्यवस्थित हैं, तो हमने देखा अभी कोर्स आदि या एमरिकेट रूप में व्यवस्थित है, तो उस प्रकार की व्यवस्था को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसके बाद जो इनके दल है, दलों की संख्या कितनी है, 4 है। कैसे हैं, कोरस्पर्शी रूप से व्यवस्थित है और क्रॉस रूप में व्यवस्थित है, तो 4 दल यहाँ पर हम बनाएंगे। इसके बाद एंड्रोसियम वाला पोर्शन लेंगे। एंड्रोसियम की संख्या कितनी, एंड्रोसियम में पुंकेसरों की संख्या कितनी है, 6 है।
2 तो बाह्य चक्र में हैं, छोटे हैं, जो कि दलों के एकांतर क्रम में यहाँ पर हम बनाएंगे, और 4 आंतरिक हैं जो कि बड़े हैं, उन्हें दलों के सम्मुख बनाएंगे। जैसे ये वाला दलों के सम्मुख, ये वाला दलों के सम्मुख बन रहा है। इसके बाद जो गाइनोसियम वाला पोर्शन है उसमें अंडाशय कैसा है, एक कोष्ठकीय है, परंतु बाद में वो कैसा हो जाता है, द्विकोष्ठकीय हो जाता है। और बीजांड न्यास कैसा है, वित्तीय प्रकार का है, मतलब बीजांड कहाँ पर है, इसके वित्तीय वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर ये अंडाशय को द्विकोष्ठकीय कर दिया है, और यहाँ पर जो ये पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, इसके बीजांड है, जो कि वित्तीय रूप से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार इनके पुष्प चित्र को बनाया जाता है। अगर चतुर्द्री की पुंकेसरों को देखें तो इस प्रकार के दिखाई देंगे, बाह्य चक्र के 2 छोटे, आंतरिक चक्र के 4 बड़े। और जो एंथर है वो कैसे हैं, आधार लग्न है, क्योंकि जो इसका पुतंतु है वो परागकोश के आधारीय भाग में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार मैंने बताया था जो दल होते हैं वह लिंब और क्लो में बटे हुए रहते हैं। क्लो कौन सा भाग होता है, इनका नुकीला वाला पोर्शन होता है, जबकि जो लिंब होता है वो इनका जो चौड़ा वो फैला हुआ भाग होता है। इसी प्रकार अगर इसके पुष्प की संरचना देखें, एलेस ऑफ फ्लोवर, तो पुष्प की संरचना में यहाँ पर नीचे पुष्पासन है, इसके यहाँ पर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, इसके नीचे से दल, बाह्य दल लगे हुए हैं। स्टिग्मा कैसी है, थोड़ी द्विशाखित प्रकृति की दिखाई दे रही है। और पुंकेसर 6 हैं, जिसमें से 2 छोटे हैं, 4 बड़े हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रेसिकेसी फैमिली है इसके कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पर देखा, इसके पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र को यहाँ पर हमने बनाया। अब ब्रेसिकेसी फैमिली के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले पादपों की अगर हम बात करें तो आर्थिक महत्व के पादपों में इसमें कुछ तो शोभाकारी पादप हैं, कुछ तो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, कुछ तेल उत्पादक पादप हैं, कुछ पादप सब्जियां प्रदान करते हैं और कुछ पादप मेडिसिन प्रदान करते हैं। तो अगर शोभाकारी पादपों को देखा जाए, कौन से पादपों को, शोभाकारी पादप, तो शोभाकारी पादप में तो एक तो चेरियंथस चेरी है और एक है आइवेरिस अमारा, जिसे चांदनी या कैंडी टफ्ट कहा जाता है। तो इनको सजावट के रूप में हम लगाते हैं। कौन से हैं, एक तो चेरियंथस चेरी और एक है चांदनी आइवेरिस अमारा। इसके बाद तेल उत्पादक जो पादप है या ऑयल यील्डिंग जो प्लांट है वह कौन से हैं, एक तो पीली सरसों है जिसे ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस कहा जाता है, एक है ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नाइग्रा, एक है ब्रेसिका एल्बा। ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस कौन सी सरसों है, पीली सरसों है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तेल निकालने में किया जाता है, जिसको हम खाते हैं। इसके बाद ब्रेसिका नाइग्रा, ये काली राई है जिसका उपयोग अचार उचार में किया जाता है। ऐसे ही ब्रेसिका एल्बरा, यह भी सफ़ेद राई है जिसका उपयोग अचार में या तेल वेल निकालने में किया जाता है। इसके पश्चात कुछ पादप ऐसे भी है जिनको वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है, जैसे रेपेना सटाइवा है, मूली, ब्रेसिका रापा सलजम है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटेटा पत्ता गोभी है, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस फूल गोभी है। तो इनको किसके रूप में खाया जाता है, वेजिटेबल के रूप में या सब्जियों के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन प्राप्त होती है। तो मेडिसिन किनसे प्राप्त होती है, तो मेडिसिन एक तो होती है आइवेरिस हमारा चांदनी, जो चांदनी है इसका उपयोग अस्थमा के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार एरुका जो सटाइवा है इसका उपयोग किस घावों के उपचार में किया जाता है, क्योंकि ये कैसा है, डायूरेटिक प्रकार का है। इसके अलावा चेरियंथस चेरी, इस चेरियंथस चेरी से भी चेरेनिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है जो कि ऐंठन रोधी होता है। तो इस प्रकार हमने आज ब्रेसिकेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन, इसके कुछ इम्पोर्टेंट करैक्टर, साथ ही इसके वेजिटेटिव लक्षण, इसके लैंगिक लक्षण और इसके पुष्प सूत्र पुष्प चित्र जैसी विशेषताओं को यहाँ पर देखा। पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र यहाँ पर हमने बनाए। तो इस प्रकार हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के दौरान मालवेसी फैमिली को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम इसी प्रकार उसके क्लासिफिकेशन, उसके वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करैक्टर, साथ ही उसके पुष्प सूत्र पुष्प चित्र जैसी संरचनाओं को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगला डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।